दो लोग जिनका एक का जिक्र पे तो चौराहे चौराहे उनके नाम के गाली गलौज होती है, पार्टियां बनी हुई हैं। वो बताते हैं संविधान इधर है, मानने वाले उंगली तोड़ के कहते हैं इधर है। वो एक अलग विषय हो सकता है। दो लोग जिसको जिक्र करने में लोगों को तकलीफ होती है, किसका सरनेम है किसका सरनेम नहीं है, इनकी तारीफ करने से हमें कुछ फायदा होगा नहीं होगा, नहीं, ऐसे समाज नहीं चलता है, राजनीति चलती है। समाज का ये एजेंडा नहीं हो कि कौन आदमी है, उसने बड़ा काम किया है, उसकी जाति क्या है, किस पार्टी का, ये महत्व नहीं होता। उसने बड़ा काम किया, उसकी तारीफ करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो राजेंद्र प्रसाद जिससे प्रधानमंत्री इस वक्त के इतने नाराज हो गए, और ये किताब जवाहरलाल नेहरू के सबसे नजदीकी, सबसे बड़ा पत्रकार उस दौर का, और उनकी कोई ऐसा नहीं, बहुत बहुत पहले डेथ हुई उन्होंने सब कुछ कोट किया है कि राजेंद्र प्रसाद से इस बात से नाराज थे कि वो गुजरात के उस मंदिर के पुनरुत्थान में गए थे, पुनर्निर्माण में गए थे, वो नहीं चाहते थे जाएं, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। इतने नाराज हो गए। मैं एक किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगेगा, उस किताब का नाम है करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास जी की लिखी हुई किताब है। और जो पत्रकारिता में उस दौर में तो बहुत कम अखबार हुआ करते थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे और वो नेहरू जी के साथ ही रहते थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है। क्या आप सोचिए कि राजेंद्र प्रसाद से इतने नाराज कि राजेंद्र प्रसाद की एक दिन तबीयत खराब हो गई और राजेंद्र प्रसाद एडमिट हो गए। नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू बचेंगे नहीं, इनकी अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री बेचारे वैसे ही सबड्यूड थे, थोड़ा उतने कॉन्फिडेंट आदमी नहीं थे, थोड़ा आर्थिक स्थिति तमाम सारी चीजें रही होंगी। वो बेचारे दिल्ली में घूम के आए, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दिया उनको, ये कहीं आसपास गांधी के नहीं होना चाहिए। और शास्त्री जी ने आके कहा कि विजय घाट पर उनकी अंत्येष्टि हो सकती है। और 7-8 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद ठीक होके आ गए। और फिर राजेंद्र प्रसाद को यहां से जाना पड़ा राष्ट्रपति पद के बाद से। वो बीमार थे और बिहार में कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस है जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं, उनको सांस की बीमारी थी। उस छोटे से कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के आखिरी दिन काटे और उस दमे की बीमारी से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी भूमिका अगर मैं उसको सिविलाइजेशन के एंगल से देखता हूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर ने वो काम करके गए हैं जिससे मुझ जैसे आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। और बताऊंगा कि क्यों। मैंने कहा कि पार्टी वार्टियों से हटिए, वो एक अलग इशू है। दोनों का थॉट प्रोसेस सोचिए। उस विपरीत परिस्थिति में जब इतना विरोध था उनका, दोनों ने संविधान को, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों की बात देखिए, दोनों ने कहा कि भाई देखिए ये संविधान बन गया और संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर आपको काम करना है और आपकी कोई बहुत अपनी निजी नहीं और एक राष्ट्र के रूप में कुछ करना होता है तो आदमी एक लाइन पकड़ के भी बड़ा काम कर देता है, और नहीं करना होता है तो मूक दर्शक की तरह 2013 में एक पार्टी 2013 में एक पार्टी जिसके 123 एमपी थे, सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, 123 एमपी होने के बावजूद भी संसद के अंदर इस देश नहीं पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में वो कानून नहीं बना जो भारत की संसद में बना। और 123 में से एक आदमी बाहर निकल के नहीं चिल्लाया कि यह भारत भूमि का सौदा हो गया है, इस कानून को पास कर दिया गया है, इस कानून के तहत भारत की पूरी भूमि हिंदुस्तान के हिंदू की नहीं है। एक नहीं बोला। आप मुझे बता दीजिए, आप सब लोगों ने कभी सुना हो कहीं आपने? 2013 में टेलीविजन पे लाइव होता था लोकसभा राज्यसभा, किसी संगठन ने बताया आपको?
मेरी किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि हर गली में 4 संगठन है, लेकिन मेरे दादा परदादा इस पूरी भारत भूमि का सौदे पे मोहर लग गई है संसद में, दोनों सदनों में, और कोई बोला नहीं, एक लाइन नहीं बोला। इसलिए मैंने पहले अपने शब्द में कहा, सच बोलिए, जितना सच बोलेंगे उतने ही लोग डरेंगे, और जितना झूठ बोलेंगे उतनी ही गर्दनें कटेंगी। और सच बोलने में पैसा खर्च नहीं होता। और किसी को लगता हो कि सच बोलने से जान खतरे में है, मेरा दावा है सच बोलने से जान आपकी खतरे में नहीं, आपकी जान को बचाने के लिए करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। ये लालच है आपके अंदर जिंदा रहने का। हम जिंदा रहें, मर मर के रहें, घसीट घसीट के रहें, लेकिन जिंदा रहें। जिंदा रहिए तो चाहे एक दिन के लिए जिंदा रहिए, लेकिन ऐसे जिंदा रहिए कि सदियां आपको याद करें कि भाई एक दिन जिंदा था, लेकिन ये क्या। जिंदा तो बहुत लोग घूम रहे हैं, जिंदा लाशों की तरीके से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर साथ दोनों बैठे थे, और इट वॉज अंबेडकर प्रपोजल। अंबेडकर ने कहा ये इस पे दैट इज इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भारत नहीं है। तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम इसमें भारत कैसे ला सकते हैं, और उन दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। और आप कहेंगे कि यह किस्सा मैं सुना रहा हूं तो पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं। उस पूरी घटना में और उस पूरे काम में जो आदमी शामिल था, उसकी उम्र उस वक्त कोई 22 साल रही होगी। उनका 2007 में देहांत हुआ है, और वो सारी रिकॉर्डिंग करके गए अपने बेटे के पास, जबलपुर के रहने वाले हैं। मुझे ऐसे ही किसी प्रोग्राम में पता चला कि वहां रहते हैं, फिर मैं गया, मिला, वो सब सुना, तब मुझे लगा कि ये ओरिजिनल बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर से कहा कि अगर भारतीय सनातनी सभ्यता में जो आज हमारे यहां कानून बन रहे हैं, राज्यों के केंद्र से कैसे संबंध होंगे, मौलिक अधिकार क्या थे, तो उस जमाने भले ही हमारे यहां मौलिक अधिकार शब्द नहीं होगा, लेकिन उनको हम किस तरीके से राजा के यहां उस राजमहल में ये सब चीजें हुआ करती थी, उन्होंने कहा हम उस दौर की सभ्यता के सिंबल के माध्यम से इन्हें जागृत कर देते हैं। तो आपके संविधान में जब संविधान बन गया, बन के तैयार हो गया, तो दोनों ये जानते थे कि फूल वाले चचा जो हैं उनका एजेंडा दूसरा है। उन्होंने उसको पता नहीं होने दिया। कितने भी ये बात नहीं आई ना पब्लिक में, दोनों लोगों ने खामोशी से उसकी तैयारी की। और बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में एक बेहतरीन इंसान जिनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस उस जमाने के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। उनसे संपर्क साधा गया और उनसे कहा गया कि ये संविधान की कॉपी है और हमारे पास एक भी दिन नहीं है, मुश्किल से इतने ही दिन हैं, और इसको पढ़ें और इसके जो जो चैप्टर लिखे हैं उन चैप्टरों के हिसाब से अनादिकाल में हमारे यहां क्या करा जाता था उसको सिंबल से देखिए। और उन लोगों ने कुल 22 चित्र बनाए और 22 चित्र भारत के ओरिजिनल संविधान में मौजूद हैं। ठीक है सब। और वो बनाए, छप गए, लेकिन जब प्रेस में जा रहे थे तो चचा को पता चला। तो चचा ने अपने उस पूरे संविधान में जो 22 चित्र हैं, हर पेज पर यानी हर जो एक चैप्टर है उस पे एक ही चित्र है। क्योंकि लास्ट मोमेंट हुआ तो सोचिए कि इन दो महान लोग जीवित थे तब कितना दबाव बनाया होगा कि रुकवाई गई प्रिंटिंग, और एक जगह जहां रानी लक्ष्मीबाई है वहां चचा ने अपने प्यारे दोस्त टीपू सुल्तान को लगवा दिया और दूसरे दोस्त अकबर को लगवाया। ये दो ही पेज हैं संविधान में जहां एक पेज पे 2 चित्र बन रहे हैं, और वो संविधान छप गया। संविधान के पहले पन्ने पे ये जो आज के बच्चे आधे ज्यादा कंफ्यूज हैं, उसकी वजह यह है कि हम बड़े बता नहीं रहे और उनके पास रास्ता नहीं है, वो जान नहीं पा रहे। तो जब हम जैसे लोग बोलते तो वो समझते हैं ये हेट मॉन्गर टाइप की बातें कर रहे हैं, इसका क्या लेना देना है। संविधान के पहले पन्ने पर जो ज्ञान व्यापी में युद्ध आज आप पूरे देश में देख रहे हैं ना, उस ज्ञान व्यापी के सामने जो 450 साल से नंदी बैठा है, उस नंदी की तस्वीर पहले पेज पे बन रही है। ये आज मंदिर में पूजा करने गए नहीं गए, ये विषय इनका राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर पुष्पक विमान से श्रीलंका से मां सीता और राम और लक्ष्मण की तस्वीर बन रही है।
वो संविधान जो संसद में पास हुआ था, उन चित्रों के साथ पास हुआ था, जबकि दो उसमें जिहादी थे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाना चाहता हूं। उसी संविधान में भगवान कृष्ण की है, महावीर की है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, छत्रपति शिवाजी है, सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है। आज कहते हैं कि राम के दुश्मन नहीं करें, इन्होंने उन तस्वीरों को हटवा दिया और तब से वो तस्वीरों के बगैर संविधान छप रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, देखिए तारीफ करने वाली बात नहीं है। इन जो आज विपरीत परिस्थितियां, आज तो जरा सा कुछ बोल दीजिए, ओ ये कम्युनल है, ये एंटी मुस्लिम है, ये फलाना है, इतने आसान शब्द हैं और हम खूब हिंदू ही बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता। कोई और बोले तो दुख नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं बिना जाने। अरे भाई, आप किसी पार्टी के समर्थक हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू भाई। पॉलिटिकल पार्टीज एक दुकानें हैं, आज इसकी चल रही है तो इस पे लोग आ रहे हैं, कल उसकी चलेगी तो उस पे लोग आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन हमें और आपको किसने बाध्य किया है? अगर किसी पार्टी के आदमी ने एक ऐसा काम किया है जो हजारों साल तक गया, हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। हमसे क्या लेना देना है? हमको वोट देना है तब उतनी देर के लिए पार्टी की बात, लेकिन हम जब इन बुनियादों पर तय करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। वो चित्र सारे के सारे हटे, ये देश नहीं जानता है। और उसी संसद के अंदर 1952 में इस बात पे बहस हुई कि जो भारत आजाद हो गया है तथाकथित तौर पे, जो कि 15 अगस्त 1947 की डेट ना भारत के किसी आर्काइव में है, ना पार्लियामेंट में है, ना ब्रिटिश आर्काइव में है, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये डेट ही नहीं है कोई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।